नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए में जितने घटक दल शामिल किए जा रहे हैं या जिनके बारे में फैसला हो चुका है, उनके साथ बैठक शुरू हुई है। 38 दलों का कुनबा अब एनडीए का बन रहा है। एनडीए की कोशिश यह है कि जो विपक्षी महाएकता की कोशिशें चल रही है, उनसे अधिक पार्टियां मेरे साथ हो। आपको पता है, बेंगलुरु में विपक्ष की भी बैठक चल रही है। सोनिया गांधी मौजूद हैं, नीतीश कुमार मौजूद हैं, शरद पवार मौजूद हैं। तो दोनों ओर से 2024 की कोशिशें चरम पर हैं, तैयारियां चरम पर हैं। लेकिन हम बात करेंगे बिहार की। देखिए, बिहार में किसकी बात करेंगे? बिहार में बात करेंगे चिराग पासवान की, बिहार में बात करेंगे पशुपति कुमार पारस की, बिहार में बात करेंगे मुकेश सहनी की। तो देखिए, जो बिल्कुल नया डेवलपमेंट यह है कि यह बात तय हो गई है कि हाजीपुर चिराग पासवान ही लड़ेंगे। तो यह कंसेंट मिल गया है बीजेपी की ओर से, अमित शाह की ओर से, और इसी बात को लेकर प्रफुल्लित हैं चिराग पासवान कि उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस को पछाड़ दिया है। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने 2 दिनों पहले ही कहा था कि हाजीपुर हम नहीं छोड़ सकते हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान का है क्या? रामविलास पासवान ने मुझे हाजीपुर दिया था, चिराग पासवान जमुई छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? लेकिन चिराग पासवान की भी जिद रही, और चिराग पासवान के पास वो वोट बैंक है जो लोजपा का असली वोट बैंक है। देखिए, भले ही लोजपा 2 हिस्सों में बट गई, सांसद चले गए पशुपति कुमार पारस के साथ, लेकिन वोट बैंक चिराग पासवान के साथ ही रहा। तो आपको पता है कि कल अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की थी, करीब 10 मिनटों की बातचीत हुई थी, और इस बातचीत में कहा जा रहा है, चिराग पासवान के जो करीबी हैं, कि चिराग पासवान ने पहली शर्त रखी, हाजीपुर मेरा, और यह शर्त मान ली गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि हाजीपुर चिराग पासवान का, तो फिर पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे? हाजीपुर चिराग पासवान को सौंपे जाने के पहले बीजेपी ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आई, आपको पता है बीजेपी कई स्तरों पर तैयारी करती है, कई स्तरों पर सर्वे कराती है, ग्राउंड जीरो की हकीकत को जानती है। तो वहां से भी मालूम हुआ कि चिराग पासवान की पकड़ अधिक है। तो चिराग पासवान को कह दिया गया कि आप हाजीपुर लड़ेंगे। लेकिन यह बात भी समझाई गई कि चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ ज्यादा तीखे बाण मत चलाइए। देखिए, पशुपति कुमार पारस तो चला ही रहे थे। वे कह रहे थे बिहार में ऐसे कई नेता हैं जो हुलुक हुलुक करते रहते हैं, मतलब इधर उधर। तो किसके बारे में कह रहे थे? चिराग पासवान के ही बारे में कह रहे थे। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जब चिराग पासवान को सिग्नल मिल गया कि हाजीपुर लड़ना है, तो पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? पशुपति कुमार पारस राज्यसभा भेजे जाएंगे? यह कठिन है। फिर क्या उन्हें जमुई लेने को भेजा जाएगा और चिराग पासवान मदद करेंगे? देखिए, आज चिराग पासवान के बोल बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पिता की मौत के बाद परिवार में सबसे बड़े पशुपति कुमार पारस मेरे चाचा ही हैं। मैंने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, जबकि वे बोलते रहे। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या यह संभव है, जैसा बीजेपी चाहती है कि दोनों पार्टियां जो अलग अलग हुई लोजपा की, वो एक हो जाएं, उन्होंने कहा देखिए, फैसला तो परिवार के मुखिया को करना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि पशुपति कुमार पारस फैसला कर चुके हैं। वे बार बार कहते हैं कि यदि सूर्य पश्चिम की ओर भी उग जाए तो यह अब संभव नहीं है। तो देखिए, अब पशुपति कुमार पारस के सीट पर चिराग पासवान 2024 में हाजीपुर का चुनाव लड़ेंगे। वे कह चुके हैं कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि है, इसे आगे सींचना मेरा काम है। तो हमारी खबर यह भी है कि जब कल अमित शाह से मिलकर आए थे चिराग पासवान, तो उसके बाद एक सांसद ने, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के सांसद हैं, लोजपा के दूसरे हिस्से के सांसद हैं, लोजपा जब 2 हिस्सों में बटी तो वो पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए, चिराग पासवान तो अकेले ही रह गए थे। उन्होंने आकर चिराग पासवान से मुलाकात की। देखिए, संदेशा यह है कि
एनडीए मतलब बीजेपी की ओर से संदेश आ गया है कि आप देख लीजिए कौन कौन से सांसद आपके पास वापस आ सकते हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही है कि बीजेपी जिन घटक दलों से, सहयोगी दलों से जिन्हें एनडीए में शामिल किया जा रहा है, उनसे सीटों के साथ साथ उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस के लिए झटका है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पशुपति पारस से मुलाकात करने को नित्यानंद राय गए थे, जिनके बारे में पशुपति पारस ने कह दिया कि वे बीजेपी की ऑथेंटिक आदमी नहीं है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव का नाम इसलिए लिया कि भूपेंद्र यादव का फोन पशुपति पारस के पास गया था, लेकिन चिराग पासवान सीधी बातचीत कर रहे हैं नित्यानंद राय के बाद अमित शाह से। और अमित शाह की बातों का वजन कितना होता है, अमित शाह किस तरीके से चीजों को समझते हैं और जो फैसले करते हैं उस पर कायम रहते हैं, यह भी आपको समझने की जरूरत है। और बिहार में बीजेपी समझती है कि चुनौतियां महागठबंधन से लड़ना है। 2024 की चुनौतियां कितनी गहरी है, याद रखिए 2019 में सिर्फ 3 पार्टियां, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, इन्होंने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। लेकिन जब नीतीश कुमार छटक गए हैं तो वह पार्टी जो यह कहती रही है अकेले नरेंद्र मोदी ही सब पर भारी हैं, और लोकसभा में तो छाती ठोक कर नरेंद्र मोदी कहते हैं एक व्यक्ति से लड़ने के लिए सभी एक साथ होते हैं। तो देखिए अब बीजेपी कहां है। बीजेपी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ कर रही है, बीजेपी जीतन राम मांझी को भी साथ कर रही है, चिराग पासवान को भी कर रही है, पशुपति कुमार पारस को भी कर रही है, मुकेश सहनी को भी कर रही है, बात अभी तक पूरी बनी नहीं है, और नागमणि जैसे नेताओं से भी मुलाकात कर रही है। देखिए यदि हम बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी से डील अब तक फाइनल नहीं हुई है, और मुकेश सहनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि मेरी सीटें चिराग पासवान से कम नहीं होगी, क्योंकि मेरा वोट उनसे अधिक है। वे विधानसभा के उपचुनावों का नतीजा दिखा रहे हैं, और अब यह बात करीब करीब तय हो गई है कि मुकेश सहनी नवंबर तक, या यूं कहें कि बीजेपी ने भी कह दिया है कि पहले आप अपनी तैयारियों को देख लीजिए, मुझे भी समझने दीजिए। तो मुकेश सहनी नवंबर तक इस फैसले को ले जाना चाहते हैं कि गठबंधन किसके साथ। 25 जुलाई को मुकेश सहनी पटना में एक बड़ा समारोह करने जा रहे हैं फूलन देवी के नाम पर, और इसके बाद 100 दिनों की यात्रा का भी कार्यक्रम है। उन क्षेत्रों को, उन स्थानों को, उन शहरों को, उन पंचायतों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है जो सहनी वाले इलाके हैं, निषाद वाले इलाके हैं। देखिए उनकी कई उपजातियां हैं कि वहां हम अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। देखिए मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को हिस्सा, मतलब चुनाव लड़ने के लिए कम से कम एक सीट उत्तर प्रदेश से भी मिले, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? बहुत कठिन है। लेकिन मुकेश सहनी तैयारी में लगे हैं, और माना यह जाता है कि मुकेश सहनी भी आखिरकार जाएंगे एनडीए में ही, बीजेपी के साथ ही। सीटें क्या होगी क्या नहीं होगी यह देखने की बात होगी। मुकेश सहनी भी उम्मीदवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि महागठबंधन में सीटें नहीं है, 6 पार्टियां हैं, और जेडीयू, आरजेडी ये कम से कम 16 सीटों पर लड़ेगी। यदि मुकेश सहनी आ जाते हैं तो हो सकता है दोनों पार्टियां कोई कुछ सीटें छोड़ दें, लेकिन वहां वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी नहीं होने के कारण ही जाना पड़ा जीतन राम मांझी को उधर। वहां जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेगी अभी देखने की बात है। पहले तो बात कही जा रही थी कि वे सिर्फ गया पर राजी हो गए हैं, लेकिन आज उनके समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने एक और सीट मांगी है। मांगी तो 3 सीट है, वह सीट कौन सी मांगी गई है इसकी जानकारी भी आपको हम जल्द देने की कोशिश करते हैं। हम अपने संवाद माध्यमों से, अपने स्रोतों से जानकारियों को तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हाजीपुर की सीट पशुपति कुमार पारस से छिन गई है। चिराग पासवान 2024 में चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, यह बीजेपी की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे, कैसे उनका एडजस्टमेंट होगा, यह देखने की बात होगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।